हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, अभी हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मौर्य साम्राज्य में अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ चुके हैं, बिंदुसार के बारे में, अशोक या फिर जो अंतिम राजा थे मौर्य साम्राज्य के कौन थे? फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ कि मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम राजा थे वो थे बृहदत्त, उसके पहले दशरथ भी थे, कुणाल थे। तो ये लोग कुछ जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो रहा था उस टाइम पे ये लोग राजा बने थे। यहाँ पे क्या हुआ था फ्रेंड्स, यहाँ पे इम्पोर्टेंट कौन से हैं अशोक के बाद से कि दशरथ ने नागार्जुन गुफा जो थी वो दी थी, आजीविकों को बनवा के दान में दी थी उसने। आज अब हम लोग मौर्य साम्राज्य के जो राजा थे, जो शासक थे, उनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? आज हम लोग को पढ़ना है फ्रेंड्स मौर्य प्रशासन के बारे में। आज हम लोग सबसे पहले मौर्य प्रशासन के बारे में देखेंगे। वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, महिलाओं की स्थिति कैसी थी। ये सब पॉइंट जो है वो हम लोग आज मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन था उसमें देखेंगे, जहाँ से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मौर्य साम्राज्य में मौर्य प्रशासन में राजनीतिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे कि मौर्यकालीन जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो कैसी थी। यहाँ पे क्या था? मौर्य काल में वंशानुगत केंद्रीय राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अनुरूप राजा सर्वोपरि होता था। इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स? इसका मतलब ये है कि जो राजा का पद होता था वो वंशानुगत वंशानुगत होता था। वो कैसे वंशानुगत होता था? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसके पुत्र बिंदुसार गद्दी पे बैठे हैं, बिंदुसार के बाद बिंदुसार के पुत्र अशोक गद्दी पे बैठे हैं, उसके बाद भी अशोक के बाद भी कुणाल जो अशोक के पुत्र थे, उसके बाद दशरथ। ऐसे करके आप देख रहे होंगे कि एक दूसरे के जो पुत्र हैं वो गद्दी पे बैठ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे मौर्य काल में क्या था कि यहाँ पे वंशानुगत केंद्रीय, यानी कि जो भी शासन था वो केंद्र के हाथ में था। क्योंकि आपने देखा होगा कि मौर्य काल के टाइम पे जो शासन थी वो राजा के हाथ में होती थी और राजा अपने अनुसार ही वहाँ का कामकाज देखते थे। ठीक है, पूरे देश का कामकाज वो देखते थे। तो यहाँ पे राजतंत्रात्मक इसलिए थी कि वहाँ पे राजा होता था, और केंद्रीय इसलिए थी कि सारा शासन जो था वो केंद्र के हाथ में था, और वंशानुगत आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, और इन सब के बावजूद क्या राजा सर्वोपरि होता था। लेकिन यानी कि मौर्य साम्राज्य में फोकस कहाँ पे किया गया है? राजनीतिक व्यवस्था जो है उसका केंद्र बिंदु राजा है, फोकस सबसे पहले राजा पे किया गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र एक बुक है फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया था। अर्थशास्त्र को किसने लिखी है? अर्थशास्त्र को कौटिल्य या फिर चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त भी आप कह सकते हो। आपको चाणक्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये आपको देखने के लिए यहाँ पे नाम मिल सकता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को निरंकुश बताते हुए प्रजा के कल्याण पर ध्यान देने की जरूरत पर यहाँ पे बल दिया गया है। इसके अलावा अर्थशास्त्र में 7 अधिकारियों की चर्चा मिलती है, और वो कौन कौन से अधिकारी हैं? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना एवं मित्र। ये सब 7 अधिकारी हैं जिनकी चर्चा मिलती है कहाँ पे? अर्थशास्त्र में। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, क्योंकि जब हम लोग मेगास्थनीज के बारे में पढ़ रहे थे तो मेगास्थनीज ने भी समाज के 7 वर्गों का उल्लेख किया है। ठीक है, और अर्थशास्त्र में जो शासन व्यवस्था थी उसमें 7 अधिकारियों की चर्चा की गई है। तो ये दोनों यहाँ पे बेसिक डिफरेंस है फ्रेंड्स, और ये बेसिक डिफरेंस आपके लिए जानना जरूरी है, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मौर्य काल में जो शीर्षस्थ यानी कि जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो क्या थे। ठीक है, और उनकी संख्या कितनी थी? चलिए देखते हैं। मौर्य काल में शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ या महामात्र कहलाते थे, जिनकी संख्या कितनी थी फ्रेंड्स? उनकी संख्या थी 18, जो इस प्रकार है। चलिए देखते हैं। मंत्री को प्रधानमंत्री भी बोलते थे। पुरोहित कौन होता था फ्रेंड्स? तो ये धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था। युवराज जो था वो राजपुत्र कहलाते थे। और द्वारिक, ये राजकीय द्वार के रक्षक थे। समाहर्ता जो थे आय के संग्रहकर्ता थे। और ये जो पॉइंट आप देख रहे हो समाहर्ता, ठीक है, ये समाहर्ता जो पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
समाहर्ता से जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे समाहर्ता जो है वो बहुत बार पूछा गया है कि मौर्य काल में, मौर्य कालीन जो प्रशासन थे उसमें समाहर्ता का क्या काम था। तो ये क्या करते थे, आय के संग्रहकर्ता, ये टैक्स कलेक्टर थे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अंतर्वेदिक भी है, जो अंतःपुर का अध्यक्ष था। अंतःपुर कुछ नहीं है फ्रेंड्स, जो राज्य था मौर्य साम्राज्य का, उसके रक्षक को अंतर्वेदिक कहा जाता था। सन्निधाता, एक और सन्निधाता आप देख रहे हो, यहाँ पे राजकीय कोष का अध्यक्ष था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रशासता, कारागार का अध्यक्ष था। प्रदेष्टि जो थे वो कमिश्नर कहे जाते थे, ठीक है। इसके अलावा पौर, पौर को क्या कहा जाता था, नगर का कोतवाल। व्यवहारिक को प्रमुख न्यायाधीश। नायक को नगर रक्षा का अध्यक्ष नायक कौन होता था, नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था ये। और कर्मांतिक उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था। मंत्री परिषद, ये अध्यक्ष होते थे। दंडपाल जो थे वो सेना का सामान एकत्र करने वाले होते थे। दुर्गपाल, ये दुर्ग रक्षक होते थे। अंतःपाल, सीमावर्ती दुर्गों के रक्षक होते थे ये। तो ये कुल संख्या कितनी हो गई, ये कुल संख्या जो हो गई आपकी वो 18 हो गई। ये मौर्य काल में प्रशासन की व्यवस्था थी, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो शीर्षस्थ अधिकारी जिन्हें तीर्थ या महामात्र कहा जाता था वो नियुक्त किए गए थे और उनकी संख्या 18 थी। इन 18 संख्याओं के बारे में हम लोग देखा कि कौन कौन थे, किस किस टाइप के यहाँ पे ऑफिसर्स थे, किस किस टाइप के अधिकारी थे। और यहाँ पे आपको याद भी रखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से आते हैं, ठीक है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि मौर्य कालीन समाहर्ता का काम क्या था, या फिर आय के संग्रहकर्ता को क्या कहते थे मौर्य काल में। तो जब आपको याद रहेगा पॉइंट तभी आप आंसर दे पाओगे। इन सभी अधिकारियों को 48,000 पन वेतन के रूप में मिलते थे। और पन क्या होता था फ्रेंड्स, तो ये 3/4 तोले के बराबर चांदी का एक सिक्का था। अब हम लोग देखते हैं मौर्य काल के अन्य प्रमुख अधिकारी। इसके अलावा भी मौर्य काल में कुछ अन्य प्रमुख अधिकारी थे, उनके नाम को भी जान लेना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पान्याध्यक्ष, पान्याध्यक्ष कौन होते थे, यह वाणिज्य व्यापार के अध्यक्ष होते थे। सीताध्यक्ष कौन होते थे, ये कृषि विभाग के अधिकारी होते थे। और यहाँ पे ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो आप देख रहे हो पान्याध्यक्ष, सीताध्यक्ष, या फिर ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा अक्ष पटलिक जो है, पौतवाध्यक्ष है, रक्षिन है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप दो कम से कम यहाँ पे एकदम याद ही रखेंगे और आप सबको याद कर लेंगे। ये क्वेश्चन जो पान्याध्यक्ष और सीताध्यक्ष है ये प्रीवियस ईयर में कितनी बार पूछे गए हैं। तो क्या होता थे, आसान है, वाणिज्य व्यापार पान्याध्यक्ष, सीताध्यक्ष ये कृषि विभाग का अधिकारी था, अक्षपटलिक ये महालेखाकार थे, और पौतवाध्यक्ष जो होते थे फ्रेंड्स वो माप तौल के अधिकारी होते थे, और रक्षिन को पुलिस अधिकारी यहाँ पे मौर्य काल में कहा जाता था। अब मौर्य काल में दो प्रकार के न्यायालय थे, वो कौन कौन से न्यायालय थे आइए देखते हैं। पहला था कंटक शोधन न्यायालय, ये किसका न्यायालय था, ये फौजदारी न्यायालय था। और धर्मस्थ न्यायालय में ये दीवानी न्यायालय था, ठीक है। मौर्य काल के प्रांत कैसे थे, देखो चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत थे, परंतु अशोक के शासन में कलिंग विजय के बाद ये 5 प्रांत थे। और वो प्रांत कौन कौन से हैं आइए हम लोग देखते हैं। प्रांत देखेंगे और साथ साथ उसकी राजधानी भी देखेंगे। सबसे पहला प्रांत जो था फ्रेंड्स वो उत्तरापथ था, जो तक्षशिला। प्रांत का कुछ यहाँ पे अलग मीनिंग नहीं है, प्रांत का मीनिंग बस स्टेट से है, राज्य से है फ्रेंड्स। क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो अभी भारत में 28 स्टेट्स हैं, 28 राज्य हैं, वैसे ही उस टाइम पूरे भारत पे मौर्य काल का जो चंद्रगुप्त मौर्य थे या फिर बिंदुसार थे, अशोक ने पूरे भारत पे शासन किया था। तो उन्होंने अपने शासन को बांट लिया था, जैसे कि उत्तरापथ, दक्षिणापथ, ठीक है। तो ऐसे करके पूरे उत्तरापथ क्या था, उत्तरापथ कुछ नहीं था, उत्तरापथ जो पूरे उत्तर भारत का जो पार्ट था उसको उत्तरापथ कहा गया है, जिसकी राजधानी तक्षशिला रखी गई थी। दूसरा दक्षिणापथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी रखी गई थी। तीसरा जो था वो था मध्य क्षेत्र और इसकी राजधानी कहाँ रखी गई थी फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र में। चौथा अवंती पथ जिसकी राजधानी उज्जैन में। पांचवा कलिंग, ये इसकी राजधानी तोसली में रखी गई थी। तो यहाँ पे कलिंग विजय के बाद क्या होता है कि यहाँ पे राजधानियाँ एक 5वां अशोक के समय में जुड़ जाता है जो कलिंग है, और ये तोसली में है। और कलिंग जो है फ्रेंड्स, आज जो आप उड़ीसा देख रहे हो वही प्राचीन भारत में कलिंग के नाम से जाना जाता था,
ठीक है। प्रांत को आहार या विषय में बांटा गया था। जिले के नीचे स्थानिक होते थे जिनमें 800 ग्राम यानी कि 800 गांव होते थे स्थानिक में। प्रांत का प्रशासक आर्यपुत्र यानी कि राजा के जो पुत्र होते थे वो प्रांत के प्रशासक होते थे। और विषय के मुखिया कौन होते थे? विषय का मतलब यहाँ पे जिला से है, जो आज हम लोग डिस्ट्रिक्ट देखते हैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को जिला को विषय कहा जाता था। और विषय के मुखिया जो होते थे विषयपति होते थे। जैसा कि आप जो डीएम को देखते हो कि जो एक जिले का मालिक होता है, वैसे ही उस टाइम विषय के मुखिया विषयपति होते थे। ग्राम का प्रधान ग्रामिक और 10 गांव का प्रधान गोप होता था। जैसे कि आप गांव में आज मुखिया को देखते हो फ्रेंड्स, वैसे ही उस टाइम पे मौर्य काल में ग्राम का जो प्रधान था वो ग्रामिक होता था और 10 गांव का प्रधान गोप कहलाता था। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए जहाँ से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा जो मौर्य काल का प्रशासन था उसको आप आज का जो हमारा प्रशासन चल रहा है उससे अगर जोड़ के देखोगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा, ये चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी। चलिए अभी हम लोग देखते हैं अशोक के प्रमुख अधिकारी के बारे में कि अशोक के प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे। सबसे पहला समहर्ता, ठीक है, सबसे पहला समहर्ता। वहाँ पे जब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख रहे थे तो क्या था, वहाँ पे आय के संग्रहकर्ता थे और यहाँ पे भी वही है, कर निर्धारण की ये सर्वोच्च अधिकारी हैं। सन्निधि दाता भी वही है फ्रेंड्स, राजकीय कोषागार और भंडार गृह के संरक्षक हैं ये। व्यवहारिक न्यायाधीश को बोलते थे। यहाँ पे अलग क्या है जो आपको याद करने के लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है धम्म महामात्र, ठीक है। धम्म महामात्र की नियुक्ति जो है अशोक के 5वें शिलालेख से प्राप्त होती है। और धम्म महामात्र में यहाँ पे क्या था, धम्म महामात्र का काम क्या था, एक तो धर्म को फैलाना था, साथ साथ समाज में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखना इनका काम था। और इसके लिए अशोक ने एक अलग अधिकारी धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। अंतः महामात्र ये सीमावर्ती क्षेत्र में धर्म प्रचार करने के अधिकारी थे। इसके अलावा अस्त्राध्यक्ष भी थे जिनका काम क्या था, महिलाओं के नैतिक आचरण को देखने वाले ये अधिकारी होते थे अस्त्राध्यक्ष। रज्जुक ये साम्राज्य में न्याय कार्य करने वाले अधिकारी थे। मुक्तक ये जिला में राजस्व वसूली करने का ये काम करते थे। और ये प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और महामात्य प्रसर्प ये गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये कुछ इम्पोर्टेंट अधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान की थी। तो ये यहाँ से अलग से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना होगा और रखना भी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि मौर्य काल में से समितियों के बारे में। ये समितियाँ एक्चुअली पूरे शासन को संभालने के लिए जो सेना होती थी उनकी देखरेख करने के लिए ये सब के लिए बनाई गई थी। तो और इन समितियों की चर्चा किसने की है, इन समितियों का उल्लेख किसने किया है, तो वो किया है मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन की देखरेख के लिए 6 समितियाँ थी, प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। और ये कैसे कौन कौन से सदस्य हैं चलिए देखते हैं। समितियाँ कौन थी और उनके काम क्या थे। प्रथम समिति जो थी उनका काम था विदेशियों की देखरेख करना, ठीक है। दूसरी समिति का काम था जन्ममरण की देखरेख करना। तीसरी समिति उद्योग एवं शिल्पकार का निरीक्षण करना। चौथी वाणिज्य एवं व्यापार का निरीक्षण। और पंचवी जो समिति थी उसका काम था निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। और छठी समिति बिक्री कर वसूलने का कार्य करती थी। तो ये कुछ समितियां थी नगर प्रशासन की देखरेख के लिए, उनकी शासन व्यवस्था को अच्छे से चलाने के लिए, जिसका वर्णन मेगास्थनीज ने किया है। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी याद कर लें, ठीक है। यहाँ पे सेना कैसे थे, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे सैनिकों को नगद वेतन मिलता था तथा कृषकों के बाद इनकी संख्या सबसे अधिक थी। यानी कृषकों के बाद कहने का क्या मतलब है, यानी इस बात से एक बात पता चलती है कि मौर्य काल में सबसे ज़्यादा जो संख्या थी वो कृषकों की, यानी कि खेती जो था उस टाइम प्रमुख व्यवसाय था। प्रमुख जो व्यवसाय होता है, जैसे कि वो आय का भी जो सबसे ज़्यादा स्रोत था वो कृषि ही था। मौर्यों के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी। यूनानी लेखक प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और 8,000 अश्वचालित रथ थे। तो इतनी बड़ी सेना थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और ये सेना
चंद्रगुप्त मौर्य को विरासत भी मिली थी फ्रेंड्स, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना तो बनाई ही थी, साथ साथ जब नंद वंश का शासन चल रहा था उस समय भी मगध में एक विशाल सेना थी। ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक प्रशासन के लिए 30 अधिकारियों की एक परिषद थी जो 5 सदस्यों की 6 समितियों में विभक्त थी। देखिए यहाँ पे सैनिक प्रशासन के लिए 6 समिति जिसमें 5 सदस्य होते थे, और नगर प्रशासन के लिए 5 समिति जिसमें 6 सदस्य होते थे। तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन आपको हो सकती है, इसलिए यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना होगा। और मैं इसलिए बताती चल रही हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि ये जो कुछ पॉइंट होते हैं जिसपे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और यहीं पे जाके क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है एग्जाम में। तो जहाँ पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि ये ज़रूरी है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको आप करते चलो, 100% करते चलो, क्योंकि ये आपके लिए निश्चित ही ज़रूरी है। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं समिति, जो सेना की समिति थी वो कैसी थी, क्या थी और उसके काम क्या थे। पहली समिति जल सेना थी। दूसरी समिति यातायात एवं रसद की व्यवस्था करना, रसद का मतलब होता है भोजन की व्यवस्था करना। ठीक है, यानी कि अगर कहीं हम युद्ध पे जा रहे हैं, सेना युद्ध पे जा रही है, तो उनके लिए यातायात क्या, वो कैसे जाएंगे, ठीक है, उसकी व्यवस्था करना, और फिर वो भोजन क्या करेंगे उसकी व्यवस्था करना, ये किसका काम था, ये दूसरी समिति का काम था। तीसरी समिति का काम क्या था, पैदल सेना की व्यवस्था। चौथी समिति अश्व सेना की देखरेख। पांचवी समिति गज सेना यानी कि हाथी वाली जो सेना थी उसकी देखरेख, और छठी समिति का काम था रथ सेना की देखरेख। तो यहाँ पे ये तो बात पता चल ही रही है कि 5 समिति में कौन कौन सी समिति थी उसका क्या क्या काम था, और सभी में 5-5 सदस्य होते थे। लेकिन यहाँ पे एक बात और पता चल रही है फ्रेंड्स, कि यहाँ पे ये बात तो पता चल रही है कि अश्व सेना यानी कि घोड़े वाली सेना भी थी, हाथी वाली सेना भी थी, यहाँ पे रथ भी थे, पैदल सेना भी थी, जल सेना भी थी वहाँ पे। ठीक है, तो नौ, जिसको हम लोग नौसेना भी बोलते हैं, तो नौसेना की भी व्यवस्था वहाँ पे बहुत तगड़ी थी। और बाद के टाइम पे आप देखोगे जब मध्यकालीन भारत में आप लोग जाते हो तो वहाँ पे सल्तनत काल से लेके मुगल काल तक किसी ने ऐसा कोई जो समुद्र के रास्ते जो व्यापार होता था या फिर समुद्र पे अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए किसी ने उतनी ज़्यादा सेना नहीं ये रखे हैं। तो जब बाद में जाके आगे जाके जो यूरोपियों का आगमन होता है उसकी वही देन है, क्योंकि उनकी नौसेना जो मध्यकालीन भारत के जो शासक थे उनकी नौसेना बहुत ही कमज़ोर थी। चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा गुप्तचर व्यवस्था के बारे में देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य की गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले महामात्य परिषद, ठीक है, ये एक नाम है, ये गुप्तचर विभाग के प्रधान होते थे। इसके अलावा गुड़ पुरुष, ये अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड़ पुरुष कहा गया है। यहाँ पे भी कोई ज़्यादा यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपसे याद ना होगा। और संस्था, एक जगह स्थिर होकर गुप्तचरी करने वाला एक संस्था कहलाता था। संचरा, ये घूम घूम कर गुप्तचरी, यानी कि ये जो गुप्तचरी का काम करते थे वो जगह जगह घूम घूम के करते थे। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपने देखा, जैसे कि जो पैदल सेना थी, सेना से जुड़ी कुछ पॉइंट थी, और फिर नगर प्रशासन की देखरेख कैसे की जाती थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसे की जाती थी, कैसी थी मौर्यकालीन। ठीक है, तो ये सब पॉइंट हम लोगों ने देखा। आज के लिए बस रहने देती हूँ फ्रेंड्स, आगे हम लोग क्या देखेंगे, मौर्य काल में यहाँ पे सामाजिक जीवन है। ठीक है, मौर्य काल में सामाजिक जीवन है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे मौर्य काल में स्त्रियों की दशा के बारे में भी हम लोग देखेंगे, और कुछ पॉइंट है थोड़े बहुत, आर्थिक स्थिति यहाँ की कैसी थी, ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। और मौर्य काल के कुछ से जुड़े कुछ अन्य बातें हैं, जैसे कि बंदरगाह कैसे थे, कहाँ से व्यापार होता था, तो ये सब पॉइंट है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने जो मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बारे में नहीं देखा है तो वो वीडियो आपके लिए अपलोड किए जा चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए जाएंगे, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।